जय हिंद फ्रेंड, विद्या प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम प्राचीन इतिहास में जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने करीबन 50 क्वेश्चन मौर्य काल से संबंधित किए हैं और आगे और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसप। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या था कि जो है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सर्वप्रथम किसने पढ़ा तो वो लिखा किस लैंग्वेज में है और पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसप थे। तो वही क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन है? अशोक के अभिलेख को भी कौन पढ़ा है? जेम्स प्रिंसप थे। और लिखा कौन सा? ब्राह्मी में। और ब्राह्मी में तो जेम्स प्रिंसप ने ही पढ़ा। तो वही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा उसने एक तरीके से घुमा दिया है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से, पहले अंग्रेज कौन थे? तो जेम्स प्रिंसप ही थे। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले, सम्राट अशोक के जो राजा देश यानी राजा के आदेशों का सबसे पहले बीकुटन डिसाइफर किसने किया था? तो डिसाइफर यानी उसको कोड किसने किया था? तो सम्राट अशोक के राजा आदेश को सबसे पहले बीकुटन डिसाइफर करने वाले जेम्स प्रिंसप थे। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो मौर्य साम्राज्य का जो पेशावर का निकट उत्तर पश्चिम भाग है, वहाँ पे अशोक के शिलालेख किस लैंग्वेज में थे? तो हमने देखा था खरोष्टी में उन्होंने दो ही लिखा था, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। और ये मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में जो अशोक के शिलालेख थे वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे गए। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, मतलब ज़्यादातर तो प्राकृत और ब्राह्मी में है, लेकिन केवल दो ही है जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा है, उसकी लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो वह स्थान कौन सा है जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? वो स्थान है अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता अनुराधापुर से पता चलता है। प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका में स्थित है अनुराधापुर। श्रीलंका में स्थित अनुराधापुर वहाँ से चलता है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जैसे पिपरहवा से, सोहगौरा से और महास्थान से। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो थी वो दाई ओर से बाई ओर, समानता हम लोग ऐसे बाई से इधर लिखते हैं ना, तो ये कौन सा है जो दाई से बाई ओर लिखा जाता है? तो ये है खरोष्टी लिपि। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी से मिला था। तो प्राचीन भारत में कौन सी ऐसी एक लिपि है जो दाई ओर से बाई? तो खरोष्टी है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो जो प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसप, नोरिस लैसन, मैसन लैसन, प्रिंसप, नोरिस, कनिंघम, इनको जाता है। ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? अभी हमने दिया उत्तर, खरोष्टी लिपि। अशोक का अपना शिलालेख समानतः जिस नाम से उल्लेखित हुआ वह है। तो अशोक का जो अपना शिलालेख है उनमें समानतः उनका जो नाम उल्लेखित हुआ कौन सा है? प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उन्हें देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से ही संबोधित किया गया। पुराणों में उन्हें अशोक वर्धन कहा गया। अपने शिलालेखों में अशोक समानतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अभी हमने बात की, प्रियदर्शी नाम से वो जाने जाते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम के रूप में मिलता है? तो अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के नाम से मिलता है? अशोक के। निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये है स्थापत्य संरचना के भाग। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक संरचनाएं हैं। अन्य 3 प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभ के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? ये कंगन हल्ली में है। किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक का उल्लेख है? तो कंगन हल्ली है वो।
कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे पड़ता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे लिखा है राड़े अशोक यानी राजा अशोक। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ये है इनका मास्की का। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उनके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदगीरम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो मास्की का लघु शिलालेख जो है, यहाँ पे देखिए किसमें अशोक का, तो मास्की का जो लघु शिलालेख है उसमें उल्लेखित है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है? गुर्जरा में, ब्रह्मगिरी में, सारनाथ में, अहरौरा में। तो निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? ये है गुर्जरा में। उनका नाम जो है गुर्जरा में अभिलेख हुआ है। अशोक का जो रुम्मनदेही स्तंभ है, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित किससे है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के शरीर त्याग से। तो अशोक का जो रुम्मनदेही स्तंभ है ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिलालेख रुम्मनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर, यानी जो भोग कर लगता था लुम्बिनी पर, उन्होंने भोग कर को वहाँ का माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे देखिए गुर्जरा जो है लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण जिले में। तो अशोक का जो नाम उल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। यहाँ गुर्जरा जो लघु शिलालेख है जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, ये अशोक का नाम उल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो यहाँ पे केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने क्या हुआ कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो लेख कौन सा है? वो है भाब्रू स्तंभ लेख। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। यानी भाब्रू बैराट जो है यही जो है अशोक को स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, इसी में उन्होंने। कालसी प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? कालसी बौद्ध चैत्य के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए, फारसी सिक्कों के कारण, गुप्तकालीन मंदिरों के लिए। तो यहाँ पे जो ये कालसी प्रसिद्ध है ना, कालसी अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून में वहाँ जिले में पड़ता है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व भी है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति जो मिली है वो कालसी में मिली है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में रॉक एडिटिंग में मिलता है? कलिंग युद्ध हुआ और उससे जो क्षति हुई इसका वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। अशोक के राज्यकाल का पहला अगर देखें तो उनके राज्यकाल में पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध है और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट मिलता है। ये घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। इस शिलालेख में उन्होंने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें किससे ज्ञात होता है? तो अभी जस्ट देखा 13वें शिलालेख से ये पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो पूर्ण रूप से जो धार्मिक सहिष्णुता पे है वो 12वां शिलालेख है इनके द्वारा। अशोक के दीर्घ शिलालेख यानी 12वां जो शिलालेख है इनका, उसमें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई कि जो भी सभी संप्रदाय हैं वो आगे बढ़े। तो धार्मिक सहिष्णुता हेतु जो पालनीय उपाय है वो 12वें शिलालेख में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है या फिर तो अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है,
तो ये किसने कहा था? ये अशोक ने कहा था। प्रस्तुत पंक्तियाँ मौर्य शासक अशोक के जो 12वां शिलालेख है, क्योंकि इसमें वो सभी धर्म को बढ़ाने की बात करते हैं ना, तो फिर वो लोगों को ये चेतावनी देते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख है संगम राज के विषय में हमें बताते हैं, तो कौन सा शिलालेख जो है अशोक का जो हमें किसके बारे में? संगम राज्य के बारे में बताता है। वो कौन से इसमें से है? तो वो दूसरा और 13वां। अशोक का दूसरा शिलालेख और 13वें शिलालेख में संगम राज्य में चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपड़ी, श्रीलंका की जानकारी मिलती है। तो दूसरे में और 13वें में। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख इनके उसमें नहीं है? तो सातवाहन का नहीं है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि किसका? चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र की बात है, लेकिन सातवाहन का जिक्र नहीं आता इसमें। तो वही है कि सातवाहन का जिक्र जो है दक्षिणी राज्य में इनके अभिलेखों में नहीं आता है। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? टालमी फिलाडेल्फस जिसके अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो कहाँ का शासक था? तो वो मिस्र का था, टालमी फिलाडेल्फस। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ जो है, ये 13वां शिलालेख बताता है कि उनके 5 जो यवन राजा थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक, एंटियोकस सेकेंड, थियो सीरिया का शासक, तुर्मे या तुर्माए टालमी फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी एंटीगोनस गोनाटास शिडोनिया या मकदूनिया का राजा, और मग साइरिन का शासक था। अलिक सुंदर जो है अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा था। इन 5 के साथ जो यवन राजा थे इनसे संबंध था। अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो ये क्वेश्चन है। तुर्मे का राजा जो है अशोक के समकालीन था, कोरिंथ का राजा था तुर्मे। तो अशोक के समकालीन जो है तुर्मे कहाँ का राजा था? कोरिंथ का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया या मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो ये मौर्य साम्राज्य था। जो राजवंश जो थे जिनके सुदूर देश जैसे सीरिया से, मिस्र से राजनयिक संबंध थे, तो ये मौर्य साम्राज्य था। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक द्वारा जो धम्म का मूल संदेश क्या था? तो इसमें से दिया गया है कि अशोक जो धर्म एक नैतिक संहिता की बात करता है। अशोक का धम्म जो है ये एक नैतिक संहिता की बात करता है। अशोक अपने दूसरे और 7वें लीला, दूसरे और जो 7वें यानी 27वें कह सकते हैं, 27वें मतलब दूसरा और 7वां अलग अलग, इसके माध्यम से उन्होंने कहा अपा शिनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे मदवे साधवे चाय। तो ये जो है दूसरे और 7वें शिलालेख में धार्मिक जो उनका संदेश था उसका मूल मंतव्य बताए। अपास निवे बाहकाने दया दाने सचे सोचवे मधवे साधवे चार, अर्थात काम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित तो ऐसी बातें करते हैं। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि रोक दी गई थी? तो उन्होंने जो पहले ये तो था कि कुछ भी पारंपरिक अवसर हो तो पशु बलि दिया जाता था, लेकिन अभी अशोक ने पशु बलि पर रोक लगा दी। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ये किस शिलालेख में हमें देखने को मिलता है? तो ये शिलालेख है 5वां। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि निषेध के संदर्भ में कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए और ना कोई उत्सव किया जाए। मतलब कि कोई जीव मारकर अगर आप बलि देते हैं और उत्सव करते हैं तो ये गलत है। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने के सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राजाभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध रोक दिया गया, जैसे तोता, मैना, अरूड़ा, जंगली बत्तख, नंदी मुख, चमगादड़, रानी चींटियां, मछली, कछुआ, शाही गिलहरी, हिरण, बैल। यहाँ पर पूरी लिस्ट ही दे दी गई कि उस समय किन जीवों का निषेध इनके 26वें वर्ष बाद कर दिया गया, जिसमें तोते, मैने, अरूड़ा, जंगली बत्तख, नंदी मुख, चमगादड़, रानी चींटियां, मछली, कछुआ, शाही गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो नहीं खाए जाते हों और इन्हें किसी काम में ना आते हो। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिस्य और पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, सुअरों तथा अन्य जानवरों को बधिया ना किया जाए। तिस्य, पुनर्वसु और ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़े,
और बैलों को ना दगा जाए, यानी दागा भी नहीं जाए, इसके लिए भी उन्होंने रोक लगा दी थी। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये सोगौरा ताम्रपत्र है। सोगौरा जो ताम्रपत्र है, इसमें ये बताया गया कि जब देश में संकटकालीन स्थिति और खाद्यान्न की स्थिति, तो उस तरीके से कैसे निपटा जाए। तो ये गोरखपुर जिले से प्राप्त है सोगौरा। कहाँ से? गोरखपुर जिले से प्राप्त है सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। और बोगरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त है महास्थान। तो बोगरा महास्थान बांग्लादेश यहाँ से, और गोरखपुर से सोगौरा। इसमें रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में इनका हुआ और ईसा पूर्व 3वीं सदी के ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले जो राहत कार्य है उनसे संबंधित है। बोगरा बांग्लादेश महास्थान और गोरख जिले का सोगौरा है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण ये कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को कंट्रोल करता था। तो यहाँ पे देखिए कलिंग को उन्होंने इस तरीके से किया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की, उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण जरूरी था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में उनकी रुकावट पड़ती। तो बहुत ही बड़ा कारण था इसके पीछे कलिंग युद्ध का। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना जरूरी था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करके आंसर देना है। तो धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य जो है, भूमि देने की जो बात है वो साक्ष्य जो है, धार्मिक आधार पर भूमि देने का जो प्रथम साक्ष्य है वो मौर्योत्तर युगीन राजवंश है सातवाहन के समय एक अभिलेख से मिलता है। धार्मिक आधार पर भूमिदान दिया जा रहा है, उसका पहला साक्ष्य जो है ये मौर्य के उत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से मिलता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमिदान स्वरूप नहीं दी थी। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन भी नहीं मिलता। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो प्रसिद्ध यूनानी ये राजदूत था मेगस्थनीज, ये भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर ने जो है मेगस्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व अराकोशिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका में जो है लिपिबद्ध कर दिया। तो इंडिका जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मेगस्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस का था। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसने किया है? तो करने वाला कौन है? जो उनके दरबार में रहा। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में उसने 7 वर्गों में विभाजन किया। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। 7 श्रेणी उसमें उसने बांटा कि दार्शनिक है, यहाँ पे कृषक है, पशुपालक है, कारीगर है, योद्धा है, निरीक्षक है, सभासद है। तो इंडिका में जो है 7 वर्गों में जो है बांट के दिखाया कि दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही इससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। एक ये भी बात थी कि मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे अलग पेशा ही अपना सकता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? तो 7 श्रेणी में बांटा। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? जबकि दास्ता विद्यमान रही होगी लेकिन उसका उल्लेख नहीं किया किसने? मेगस्थनीज के इंडिका में मेगस्थनीज ने नहीं किया। मौर्य साम्राज्य के विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है किसके द्वारा? मेगस्थनीज के इंडिका में। तो कितनी बार यही क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है मौर्य काल में। मौर्य काल में जो टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? अगर आप उस समय टैक्स को छुपाते थे, चोरी करते, काला धन, तो फिर मौर्य काल में होते तो कौन सी सजा मिलती? सीधे मृत्युदंड की। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में बताया गया है कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन। उनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों की अलग अलग समितियों द्वारा संचालित होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो टोटल 30 सदस्य 6 समितियों में डिवाइड, हर एक समिति में 5-5 लोग।
छठी समिति का कार्य जो होता था वो बिक्री काम का वसूलना, बिक्री कर को वसूलना, विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूला जाता। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो वो स्रोत है इंडिका, जिसमें आपको पाटलिपुत्र का संपूर्ण प्रशासन देखने को मिले। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत उल्लेख करता है? तो मेगस्थनीज के इंडिका के बारे में अगर बात करें तो वही उल्लेखित करता है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो जो मेगस्थनीज है इनकी पुस्तक का नाम क्या है? यहाँ पे इंडिका है। इंडिका के मूल लेखक कौन थे? तो इंडिका जो है मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया। इंडिका के लेखक कौन है? वापस से वही क्वेश्चन, मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो अगर देखें वर्तमान जो नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है, तो वो है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ये जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण होता है, ये वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कार्य जो है मौर्य काल से ही जारी है। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख कौन होता था? नागरिक या प्रमुख, ये पुरमुख्य। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। इनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह भी कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है, यानी तब भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तक साम्राज्य। तो यहाँ पे देखिए जो मौर्य नरेश थे, इन्होंने जो क्या किया था? प्रांतीय विभाजन का कार्य किया था, हिंदुकुश तक साम्राज्य और संस्कृति, कला व साहित्य पर काम किया था। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला एवं साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराठ एवं सौपारा तक। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का नाम मिलता है। उत्तरापथ था, अवंतिरट था, कलिंग था, इनके अलावा दक्षिणापथ और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता था? हिंदवन इंडो ग्रीक जो है स्वर्ण सिक्के को प्रचलित करते हैं भारत में। भाग एवं बलि, ये मौर्य साम्राज्य में भाग और बलि क्या होते थे? सैनिक विभाग, धार्मिक अनुष्ठान, राजस्व के स्रोत, प्रशासकीय विभाग। भाग एवं बलि जो होता था उस समय राजस्व का स्रोत होता था। मौर्य साम्राज्य में भाग और बलि ये प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी, इस कर को भाग कहते थे। यानी जो भूमि होती थी उससे उत्पादन का एक भाग वो अधिकारी था और राजा भूमि का मालिक होता था। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत ही था। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राजा की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा कलेक्ट किया जाता था? ये शीताध्यक्ष जो कलेक्शन करते थे भूमि से, भूमि कर जो राज्य के आय का मुख्य स्रोत होता था वो शीताध्यक्ष ही होता था। मौर्य काल में शीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष, शीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था, वही भूमि कर वसूलने का काम करते थे ये। तो ये कृषि भूमि के अध्यक्ष होते थे, तो भूमि का जो टैक्स लगता था उसको वसूलते थे। जबकि जो एग्रोनोमोई ये जिले के अधिकारियों को कहा जाता था, तो जो जिले के अधिकारी होते थे उनको एग्रोनोमोई कहते थे। शुल्काध्यक्ष जो होता था विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था शुल्काध्यक्ष। तथा अकराध्यक्ष खानों को नियंत्रण करता था। मौर्य काल में सीता से क्या मतलब है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त है। मौर्य काल में राजभूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी, इसे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहते थे। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो वो समाहर्ता, राजस्व कलेक्ट करने वाला समाहर्ता होता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य जो है वो कौन करता था? तो मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य जो है समाहर्ता के द्वारा होता। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्ग की देखभाल करता, जबकि प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी
तौल माप का प्रभारी था, तो तौल माप का कौन था? तो निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? पौतवाध्यक्ष। मौर्ययुगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष जो होता था, ये वेट एंड मेजरमेंट तौल माप जो होता था, तो पौतवाध्यक्ष तौल और माप का अधिकारी था। और पड़याध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा शून्याध्यक्ष भूषण खाने का होता था। मौर्य काल में जो एग्रोनोमोई होता था, ये कौन होता था? एग्रोनोमोई जो होता था, एग्रोनोमोई अधिकारी था मार्ग निर्माण का। एग्रोनोमोई अधिकार राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव करना, इन सभी से संबंधित होता था एग्रोनोमोई। इस तरह मार्ग निर्माण उसका जो है एक प्रमुख काम होता था। पंकोदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ये पंकोदक सनिरोधे ये मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर, मंदिर को गंदा करने पर। तो पंकोदक जो सनिरोधे मौर्य प्रशासन में लिया जाता था, अगर सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा हो जाए तो कीचड़ फेंकने के कारण जो है जुर्माना लिया जाता था, यानी स्वच्छता अभियान के तहत ये चलता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है तक्षशिला था। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। वैशाली जो है ये वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली जो है बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म 563 BC से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में ही की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में आए थे। तो धर्म महामात्र, धर्मस्थीय, रज्जु, कंटक शोधन। तो इनमें से कौन होता था जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के अस्तित्व में सम्मिलित था? तो यहाँ पे बात करें जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी उसमें न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे, एक धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो दीवानी होता था और कंटक शोधन फौजदारी मामले, फौजदारी यानी लाठी डंडे चल गए हों, और दीवानी आपसी सुलझाव वाला। तो यहाँ पे धर्मस्थीय भी था, कंटक शोधन भी था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी, यानी व्यवहारिक व्यवहार में कोई भी चीज़ सुलझाने ना, तो वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, और प्रदेष्टा फौजदारी का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो आमत्य जो मंत्री होता था, धर्मोपदेशः शुद्ध, अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते, तो उन्हें ही न्यायाधीश बनाता। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मागध का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो ये व्यवसाय था, ये मागध एवं सूत वर्ग का था। मागध एवं सूत वर्ग का। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया है? तो गांव के जो प्रशासन होते थे उनको स्वायत्त शासी पंचायत यानी वो स्वयं से चलाएं, इसकी व्यवस्था का सूत्रपात द्राविड़ों ने किया। गांव के शासन की स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों यानी चोलों ने किया। ये व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का आधार हुआ करती थी, तो ये चोलों द्वारा किया गया, स्वायत्त शासी प्रशासन संचालित करना। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसने या किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? पति द्वारा जो अलग कर दी गई है पत्नी, उसके लिए अर्थशास्त्र में कहा गया है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, यानी अगर परित्यक्त पत्नी है तो तलाक के लिए। और ये मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने, उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी होता था। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो पुनर्विवाह किसमें वर्जित है? मनुस्मृति में। मनुस्मृति का जो 38वां खंड है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात विडो को पुनर्विवाह नहीं। तो
व्यक्ति जो पति है वो अगर कोई पुरुष है उसकी स्त्री का देहांत होता है तो वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो लेडीज हैं वो नहीं कर सकती हैं। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? व्रात्य क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु ने क्या सामाजिक स्तर बताया था? ये कि वो व्रात्य क्षत्रिय हैं। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय, फालिन क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। फाहियान, मेगस्थनीज, वेनशांग, इत्सिंग। तो उनको क्रम से लगाना है। यूनानी शासक सेलुकस ने मेगस्थनीज नामक अपना राजदूत यहाँ भेजा था मौर्य के दरबार में। वो बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा और भारत में उसने इंडिका भी लिखा। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की। तो फाहियान कब आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चीनी यात्री वेनशांग हर्षवर्धन के समय आया था। वेनशांग हर्षवर्धन। और इत्सिंग आया था 7वीं सदी में, भारत चीनी यात्री था। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त, प्रियदर्शी, यहाँ पे नामों का उल्लेख है। बिंदुसार, तो सबके नाम क्या हैं? अशोका, मित्रघात, विष्णुगुप्त, तो यहाँ क्रमशः सही उल्लेखित करना है। तो चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस भी कहा जाता था। बिंदुसार को आमित्रघात, तो आमित्रघात बिंदुसार को, सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त को, अशोक को प्रियदर्शी, चाणक्य को विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी में की गई। निम्न कथनों पर विचार करना है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके पद प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने किया। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और राज सिंहासन को हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक जो बृहद्रथ थे, तो बृहद्रथ की हत्या की, वो शुंग राजवंश की स्थापना की। वो इतिहास में पुष्यमित्र के नाम से कहलाया और उसका शुंग वंश चला। और शुंग वंश का जो अंतिम राजा था वो देवभूति था। यानी बृहद्रथ को मारा शुंग राजवंश का संस्थापक पुष्यमित्र ने, और फिर इसके शुंग वंश का अंतिम देवभूति था। बहुत ही विलासी था देवभूति, और वह अपने आमत्य वासुदेव के षड्यंत्रों से मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम जो कण्व शासक सुशर्मा, वो अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुख सिंधु द्वारा मारा गया। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो गिरनार क्षेत्र में महापद्मनंद मौर्य, अशोक, रुद्रदामन। तो ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन पर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ही 30वीं शताब्दी में नहरें निकाली। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के ही कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2वीं शताब्दी ईस्वी का था तथा उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम आता है। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में इसी व्यवस्था से जुड़ा है, उन्होंने भी सुधार का काम किया, किंतु इनका समय ईस्वी सन के बाद 150 ईस्वी में आता है और उन लोगों का ईस्वी पूर्व आता है। इसके बाद स्कंदगुप्त के समय में भी इस झील का पुनरुद्धार किया गया। झील की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में काम किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख, यानी निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो अशोक का अभिलेख किसमें पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ गिरनार से शक संवत 72-150 ईस्वी पूर्व का उनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इनसे उनकी विजय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण मिलता है। अशोक के अलावा स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कर्नल टॉड ने इस लेख को पता लगाया। ये विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। उनकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय निम्न में से कौन सा एक सही है? नहीं है। बराबर पहाड़ियों पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो ये 6वीं शताब्दी पूर्व गलत है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवारों पर तो अशोक के अभिलेख है। ये अभिलेख इन गुफाओं की आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख भी करते हैं।
दक्षिणी बिहार का जो गया जिला है, तो दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित है बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ। नागार्जुनी में 3 गुफा तथा बराबर में कुल 4 गुफा, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा में मखौरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा जो अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए गए थे, उसका विवरण है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल 321 से 184 ईस्वी पूर्व से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3वीं सदी ईस्वी पूर्व से है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये परखम से प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति। झींग का नगरा 9 ग्राम बेशनगर परखम, तो ये परखम में मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियाँ जो हैं ये यक्षों की है। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग होता था। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति मिली, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? लोथल, सारनाथ, राजगिरी, नालंदा। अब एंशियंट डाकयार्ड फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध किसको किस नाम से वो कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए जो लोथल है, लोथल को एंशियंट डाकयार्ड कहते हैं। एंशियंट डाकयार्ड लोथल। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, तो फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा सारनाथ है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग का है। परंतु राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक का युग गलत है। राजगिरी लायन सारनाथ होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए मौर्योत्तर काल शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जो इससे रिलेटेड आपको नोट्स दिए गए हैं मौर्य काल से संबंधित, उन पे चर्चा कर लेते हैं। आखिर मौर्य काल से संबंधित जो है काफ़ी क्वेश्चन आपने किया है ना। तो मौर्य काल जो है बहुत बड़ा टॉपिक था, कुल करीबन 124 क्वेश्चन हमने उसमें किया। अब यहाँ से देखिए ज़्यादातर आपने इसके तो नोट्स पढ़ ही लिए, लेकिन एक बार हम नोट्स पे निगाह डाल लेते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट हैं। पहले ऐसे सम्राट जिन्होंने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिनका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उनके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उन्होंने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक किया। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कुलहीन भी कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है, तो किसने? ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अलावा विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। एक देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा अभिसारिका वचिंतक, अभिसारिका वंदितक। क्षेमेंद्र के द्वारा बृहत कथा मंजरी लिखा गया तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा। तो ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त ने लिखा। इनके अलावा देवी चंद्रगुप्तम, अभिसारिका वंचितक और क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी, सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा, जिसमें चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के बारे में जानकारी बृहत कथा मंजरी से और कथा सरित सागर से मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि जो है, महाग्रंथ, ये बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश। तो महाबोधि वंश जो बौद्ध ग्रंथ है इसके अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित थे तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुए। तो ये महाबोधि वंश के अनुसार कहा जा रहा है। हेमचंद्र के द्वारा परिशिष्ट पर्वन में कहा गया, हेमचंद ने परिशिष्ट पर्वन लिखा, उसमें चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस, तो इन्होंने सैंड्रो बोला। सैंड्रो किसने बोला? विलियम जोन्स ने बोला सैंड्रोकोटस, और एरियन तथा प्लूटार्क ने बोला एंड्रोकोटस। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी किया है जस्टिन ने। ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पद्यखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम भी उनका। पुराणों में उनको क्या कहा जाता है? तो विष्णुगुप्त को द्विसर्षभ श्रेष्ठ ब्राह्मण। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत की पुस्तक। इसमें राज्य के 7 सिद्धांत के राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, राजनीतिक शास्त्र का द्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, तो दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत को एकीकरण करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे।
प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से सिंधु नदी तक के पार हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उनका अधिकार भी प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी अगर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनका साम्राज्य कायम था। उनकी मृत्यु के समय उनके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में हिमालय से श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक। 150 ईस्वी पूर्व के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अनार्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बाद के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि पश्चिम भारत का वो भाग भी उनके अंडर में था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को एमिट्रोकेटीज कहा। विद्वानों के अनुसार एमिट्रोकेटीज का संस्कृत नाम होता है अमित्रघात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला बिंदुसार। और जैन ग्रंथ उन्हें सिंहसेन कहता है। जैन ग्रंथ में जो बिंदुसार है उनकी माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा। तो इसने जो है बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए भेजा। स्ट्रैबो कहते हैं कि बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। प्लिनी कहते हैं कि मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी, यानी अशोक के पिता बिंदुसार उन्होंने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी। वो 3 चीजें थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। तो मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। और एंटियोकस ने दार्शनिक नहीं दिया, बाकी चीजें बिंदुसार को भेज दी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती उज्जैनी का उपराजा वायसराय थे। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़ दें तो संपूर्ण भारत अशोक के साम्राज्य के तहत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से हो सके, जिसमें सहिष्णुता, उदारता और करुणा व्याप्त था। अशोक 272 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध के राजा बनते हैं, 272 के लगभग, और लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में उनका राज्याभिषेक होता है। ईस्वी पूर्व में सब कुछ जो है कह सकते हैं कि उल्टा चलता है ना, तो 272 में ये मगध के राजा बनते हैं। 4 वर्ष बाद 69 में राज्याभिषेक होता है। उनके अभिलेखों में सर्वत्र उनका नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है, जिनका अर्थ देवताओं का प्रिय होता है। और पुराणों में उन्हें अशोक वर्धन, दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करते थे। सिंगली अनुश्रुति दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मुगल पुत्तिश ने किया। दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने दीक्षित किया। उसके बाद मुगल पुत्तिश के प्रभाव में वो पूर्ण रूपेण जो है बन गए बौद्ध। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध दीक्षा दिलाया था। मौर्य शासकों में अशोक और उनका पुत्र दशरथ, अशोक और उनका पौत्र जो था दशरथ, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी होती थी, जिसे राजस्व न्याय दोनों का अधिकार था। एग्रोनोमोई कौन होता था? जिले का अधिकारी। मौर्य काल में व्यापारी काफिलों कारवा के मुखिया को सार्थवा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेर तथा बिहार छोड़ दिया। उनके स्थान पर उन्होंने धर्म यात्रा शुरू की। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि तथा 20 वर्ष रुमनदेही तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं की चर्चा भी की। वो किस प्रकार आगे गए, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, फिर बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की, 10 वर्ष बाद, और 20 वर्ष बाद उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। वहाँ एक शिलास्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का, यानी देखिए बुद्ध जी की जन्म भूमि थी लुम्बिनी, इसलिए लुम्बिनी ग्राम का जो है इन्होंने भोग कर माफ कर दिया और भू राजस्व 1/6 से घटाकर वहाँ पे 1/8 कर दिया। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही मिलता है। उनके अभिलेखों का विभाजन 3 भागों में है: शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह होता जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ: शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुड़ी, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में होते या ब्राह्मी में। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेरा लिपि में
ना होकर वो खरोष्टी में था। तक्षशिला से आरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकूना जो है, तो ये जो तक्षशिला से मिला आरमाइक लिपि में लिखा गया भग्न सरेकूना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय लंघमान से मिला आरमाइक में। ब्राह्मी लिपि का पहला उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से मिलता है। इस कार्य को संपादित करने वाले पहले विद्वान सर जेम्स प्रिंसप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने के प्रशंसनीय काम भी किया। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से मिलता है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से ये पता चलता है कि लिपि का साक्ष्य जैसे पिपरहवा, शोगौरा, महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसप, नोरिस, लैसन, कनिंघम इनको जाता है। अशोक का नामोल्लेख करने वाला कौन सा लेख है? तो अशोक का जो नामोल्लेख है वो करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मास्की, नेतुर और उद्गुलेम को लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट, तो किसमें इन्होंने कहा था? भाब्रू बैराट में। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख जो दिया गया वो इस प्रकार है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दिए जाए। और फिर उन्होंने अपने यहाँ पे 2 मोर, 1 मृग और सभी चीज़ों को मारने के बाद फिर 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वधों को वर्जित कर दिया गया। और जो अशोक का जो शिलालेख है, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना जो कलिंग युद्ध होती है, और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के शासनकाल के 8 साल बाद 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुआ ये घटना और कलिंग युद्ध से जो उनको उत्पन्न हुई पीड़ा, तो अशोक का जो दीर्घ शिलालेख 12वां वाला है उसमें उन्होंने कहा सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होनी चाहिए। तो सब मिला के धार्मिक सहिष्णुता के लिए उन्होंने दूसरा और 13वां शिलालेख, उसमें संगम राज्य, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र सहित ताम्रपति, श्रीलंका की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ये पता चलता है कि अशोक के किन 5 राजा यवनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें एंटियोकस सीरिया का शासक, तुर्मय या तुर्माय था, ये फिलाडेल्फस मिस्र का था, अंतंकिनी करके था एंटिगोनस, ये मकदुनिया का था, साइरिन का शासक मग था, अलिक सुंदर था एपिरस का राजा। गोरखपुर जिले से सोगौरा मिलता है, सोगौरा अभिलेख, और बांग्लादेश के बोगरा से महास्थान। ये सब प्राकृत भाषा में लिखी हुई है और पूर्व 3री सदी के ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख। अकाल के समय में जो राहत कार्य होते थे तो उसकी अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में जो न्यायालय होता था, न्यायालय 2 प्रकार का, एक फौजदारी काम, एक दीवानी। तो यहाँ पे एक दीवानी के लिए एक धर्मस्थीय और कंटक शोधन फौजदारी के लिए होता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहते थे, गूढ़ पुरुष, गुप्तचर। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचर का उल्लेख मिलता है, एक संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाला, और संचरा जो होता था वो प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करता। मेगस्थनीज के इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर का वर्णन इस प्रकार है कि प्रशासन 30 सदस्यों वाली समिति द्वारा कुल 6 समितियों में विभाजित था, हर एक में 5 सदस्य होते थे, और जो तीसरी समिति थी वो जनगणना का हिसाब रखती थी, और वर्तमान में भी ये कार्य जो है नगर पालिका प्रशासन जो है जनगणना का हिसाब रखती है। इसके बाद जो छठी वाली थी, तीसरी तो ये हो गया जनगणना का, छठी वाला बिक्री कर वसूल करता था। बिक्री कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूला जाता। करों की चोरी करने पर मृत्युदंड मिलता, और वो नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहते थे। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य होता था। मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं मिलता है। स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत के वैज्ञानिक सीमा कौन सी थी? 5 प्रांत दिया गया। उत्तरापथ जो था, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती तट की उज्जैनी, कलिंग का तोशली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी पाटलिपुत्र। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत होते थे। भाग और बलि। मौर्य मंदिर वर्षन में राजस्व एकत्र करने का समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्ग की देखभाल करता। प्रदेष्टा जो होता था विषय या कमिश्नरियों के प्रशासक काम करता। उपयुक्त पदाधिकारियों के अलावा अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पे थे, जैसे यहाँ पे एक पड़याध्यक्ष होता था। वाणिज्य का अध्यक्ष जो होता था पड़याध्यक्ष, सूराध्यक्ष, सोनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष, गणिका जो होता था वेश्याओं का निरीक्षक, शीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का, अकाराध्यक्ष खानों का अध्ययन,
लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का, लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्ययन करता, नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी, परंतु यही चीज़ आप देखेंगे तो आपको मनुस्मृति में नहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो है मनुस्मृति में नहीं है, और मनुस्मृति ने विदेशियों को व्रात क्षत्रिय कहा था। स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एमपी के रायसेन में था। निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व था। भरहुत का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सतना में है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है अमरावती का। कृष्णा नदी के दाहिने तट पर है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष मिलता है। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पुनर को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। इसके बाद अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और गिरनार क्षेत्र में जो सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में तो जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे जो मौर्य जो साम्राज्य संबंधी जितने भी थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके नोट्स पे हमने डिस्कशन कर लिया, और नेक्स्ट पार्ट में हम मौर्योत्तर काल के बारे में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और नोट्स पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग। धन्यवाद।